हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा बीट पर। तो आज जो है हम लोग ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो सीटेट के एग्जाम में आया था वही हम लोग ऑफिशियल पेपर लेकर यहाँ पर आए हैं। जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था ये तब का पेपर है। तो आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ आप सभी लोग को बता दें कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन सीटेट के पूछे जाते हैं वो आगे भी आकर रिपीट होते हैं। तो फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और आप लोग ये काउंट करिए कि 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। बाकी इनकी जो थ्योरी की क्लास है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ईवीएस की थ्योरी क्लास अगर आपको देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप सारे की सारी क्लास को आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मणिपुर है ये आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। बाकी जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, ये आपका जो है संघ शासित प्रदेश में आता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम बता दें अगर टोटल पूछा जाए तो 28 राज्य और 8 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से लद्दाख जो है बाद में जो है बना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ ये आपके आते हैं इसमें से, बाकी मणिपुर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बताइए कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सभी लोग टाइप करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु जो है ये कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या फिर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने भी यहां पर जो है 63 का आंसर नंबर सी टिक किया है तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है। आप लोगों को हम बता दें जो संविधान है आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है इसको लगा था बनाने में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछली बार भी कई बार रिपीट हुआ था। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। हालांकि यहां पर जो है जड़ों होना चाहिए था, यहां पर पौधों लिखा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा जड़ों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए पर विचार कीजिए। आंसर बताइए इसका क्या होगा 64 का। अच्छा क्वेश्चन है। पौधों के जड़ों के लिए होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करिएगा। तो पौधों की जड़ों के लिए किए जाने वाला नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए दिया है पौधों को सहारा देना, बी है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित या भंडारण करना, चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग टाइप करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो जो जड़ें होते हैं वो जाहिर सी बात है पौधों को सहारा देते हैं, क्योंकि वो मिट्टियों को खूब जकड़े होते हैं। इसीलिए जो है जो पौधे होते हैं वो खड़े भी होते हैं, नहीं तो फिर गिर जाए अगर नीचे जड़ ही ना हो। और साथ ही साथ भोजन संचित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भोजन संचित करना, भंडारण करना, वो भी काम जो है पौधों का ही होता है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी जड़ों का काम होता है, लेकिन ह्यूमस प्रदान नहीं करता। यानी कि इसका आंसर जो है ए, सी और डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका जो डी वाला है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, बाकी इसके सारे काम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट दे दी गई है जो पिछले साल पढ़ाया गया है, तो अगर आप लोग उसको चाहते हो कि देख लें तो आप लोग जाकर देख लीजिए। बाकी इस साल जब पढ़ाया जाएगा तब तो आपको रिवीजन करवाया ही जाएगा, तो प्रीवियस ईयर करवाया गया था, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पोचमपल्ली वगैरह खूब अच्छे से करवाया गया है। पोचमपल्ली भारत के किस दक्षिणी राज्य का एक हिस्सा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए यह प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? बताइए पोचमपल्ली के बारे में। बिल्कुल, तो अगर आपने तेलंगाना टिक किया तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जो पोचमपल्ली है अब वह तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 66 पे आइए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ये। बिल्कुल, बाकी ईवीएस और सीडीपी की थ्योरी क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर करवाए भी गए हैं, थ्योरी भी करवाई गई है आपको, तो पूरी थ्योरी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक और गुड़ में जो है लौह यानी आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको कहीं पर अगर कॉपी है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। बताइए, पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। बताइए। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बाज, चील और गिद्ध जो होता है वो सामान्य मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल ही राइट आंसर आपका है। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, जो भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो प्रीवियस ईयर को ही लेकर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही फायदा मिलता है हम लोगों को। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? बहुत बढ़िया, तो अगर आपने असम मारा है तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो असम राज्य के जो लोग होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होने के कारण वहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो मजबूत बांस के बनाए जाते हैं। और ये जो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी थ्योरी की क्लास में मैं इन सभी चीजों को कवर करूंगा। आपकी ईवीएस की क्लास भी 1 से 2 दिन में मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप लोग को ये सब कुछ कवर करवाऊंगा मैं वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, देखो एक क्वेश्चन तो मानचित्र से आना ही आना है, तो मानचित्र को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, भारत के मानचित्र को। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दूंगा अभी, बाकी आप लोग मानचित्र अच्छे से पढ़िएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं? अब अगर किसी की जो है मैप अच्छी है तो वो लोग आंसर जरूर बताएंगे। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति में जो गांधीनगर है वो दक्षिण पश्चिम में है और पटना जो है वो दक्षिण पूर्व में है। तो ये मैप का क्वेश्चन है और मैप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ईवीएस से पूछा ही पूछा जाएगा, बिल्कुल 100%। एक मैप से क्वेश्चन और एक डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? बताइए किसने मटर पर प्रयोग किया था? बहुत हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, हलवा।
चलिए, तो बिल्कुल भैया इसमें तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आपको परेशानी होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगोर जान मंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। 71 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक विषय कौन सा है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल यही लेवल रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। बस आप लोगों को खाली जुड़े रहना है इस चैनल के साथ 2-3 महीने, जब तक पेपर नहीं हो जाता है। 30 में 30 फोड़ के आओगे आप लोग। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो 6 विषय है उसमें से एक विषय है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो 6 आपके थीम है कौन कौन से, एक तो आपका परिवार आ जाता है, एक आपका भोजन आ जाता है, आवास आ जाता है, जल आ जाता है, यात्रा आ जाता है, और हम चीजों को कैसे बनाते हैं। ये आपके 6 होते हैं, याद रखिएगा। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 पे आते हैं। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम छोटा करते हैं। चलिए, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनसीडोटियल रिकॉर्ड्स? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों का पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। उपाख्यान अभिलेखों में से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको नहीं दर्ज करना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को भी नहीं लिखना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करनी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि नहीं दर्ज करना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसमें पूछा गया था कि नहीं दर्ज करना चाहिए, तो नहीं दर्ज करना चाहिए यानी कि समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना चाहिए, ये गलत है। निर्णय और कथनों को लिखना, ये भी गलत है। तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। बताइए। चलिए, 73 पे आ जाइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, जब भी आपको एकीकृत ईवीएस करना है, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, तो आपको एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को आपको मिलाना होगा। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 74 पे आइए। आंसर सभी लोग टाइप किया करें, कमेंट पे आप लोग आंसर जरूर दिया करें, कौन सा आंसर आप लोग सही कर रहे हो। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। चलिए देखिए कौन सा आंसर इसका सही है। चलिए,
पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म है यहां पर। चलिए 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने के लिए कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ईवीएस की क्लासेस आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, सभी लोगों को कल से क्लासेस ईवीएस की मिल जाएंगी। चलिए कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी सही है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करती है, ये भी करेक्ट है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड के लिए जो है रचनात्मक आकलन कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। 76, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और मुझे पता भी है कि आप लोग गलतियां भी बहुत करोगे। लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। बिल्कुल, तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो एक ऑटो चालक है। इससे जो यहां पर और भी बच्चे होंगे उन लोगों को और भी ज्यादा इसमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पिछली बार 2022 में भी कई शिफ्ट में रिपीट हुआ था, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक है। जब मैं 2022 का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन की एकदम से भरमार लगी हुई है। तो अगर आपको लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील रहना है तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करना है जो एक ऑटो चालक है और फिर लोगों को समझाना है कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में भी कैसे काम किया जा सकता है। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़ते हैं। 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। बताइए क्या सही होगा? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया तो बिल्कुल ही करेक्ट है। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेडागोजी का लेवल बिल्कुल ही ऐसे होता है, बिल्कुल भी इससे हार्ड पेडागोजी नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे ही आएगी। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो मेरी थ्योरी की क्लास चल रही है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सीडीपी की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देखना हो तो जाकर सीडीपी की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ईवीएस की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है तो आपको उनके भी कंसेप्ट आपको अच्छे देखना और प्रैक्टिस सेट हमारे साथ आप लगाते चलिए, देख लीजिएगा चुटकियों में आप लोग 120 नंबर पहुंच जाओगे, ठीक है। बिल्कुल बस खाली ध्यान से पढ़ते रहो। 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है?
वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। बताइए। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका जो सिंपल सा उद्देश्य है वो यही होगा कि वह इस मुद्दे पर क्या कहती है। यहां पर देखिए आप, देखिए आप लोग, इसका मेन काम है यहां पर, यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। यानी कि कई सारे जो छात्र होंगे उनसे कई सारी जो यहां पर चीजें, उनके कई सारे जो दृष्टिकोण है उनको जानने का प्रयास किया जाएगा और सराहना करने में मदद भी करेगी यहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने भी डी अगर टिक किया तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 79 पे आते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों की सापेक्ष स्थिति के समझ को विकसित करता है। 79 का आंसर बताइए सभी लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पेडागोजी के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं 79 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, यह ईवीएस में मानचित्रण कौशल की विशेषता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एक बार लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो। बिल्कुल जबरदस्त, एक बार लाइक करते हुए चलिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई वहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि हाँ एकदम डरने की जरूरत है यार। आराम से, ज्यादा नहीं, बस 28-29 नंबर हम लोग को ईवीएस में ले लेना है। 27-28 नंबर तक हम लोग का सीडीपी में आ जाना है। मैथ्स में भी हम लोग ऐसे ही स्कोर करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। बस आप लोग खाली जुड़े रहो और बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी हम लोग के पास टाइम है, कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों के सार्थकतापूर्ण सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। बताइए। चलिए, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? बताइए। ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो सहयोग तो होना ही चाहिए, कोऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, न्याय के प्रति सरोकार सही है, समानता के प्रति सरोकार रहना चाहिए, अवधारणा मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग ये जो है संकेतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवधारणा मानचित्रण बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 82 पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा?
यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। बताइए। इसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पेडागोजी क्वेश्चन में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बताइए। चलिए देखते हैं इसको। तो अगर बात करते हैं यहां पर, तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ACD जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने भी बी टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, या फिर नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। 83 का आंसर बताइए आप लोग। इसमें क्या करना है कि 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। बताइए। बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ये इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंद्रियां जो हैं छात्रों की शामिल होंगी और ये सबसे अच्छा कंसेप्ट रहेगा बच्चों के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, अगर ना किया लाइक, सभी लोग जल्दी से कर दो। मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे लाइक करना, आप लोग इतना मस्त हो गए होंगे क्वेश्चन करने में कि मुझे पता है लाइक करना भूल गए हो। तो 1 सेकंड के लिए टाइम निकालिए और एक बार लाइक मार दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। बताइए। बहुत बढ़िया। 84 का आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या होगा आंसर? तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो 84 का बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और तकरीबन लोगों का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है। तो 84 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बताइए। 85 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल कक्षा कक्ष में जिज्ञासा यानी कि जानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। इसीलिए जब छात्रों को ज्यादा कुछ जानना होता है तो वो बार बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं। तो ये क्या होता है, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, यानी कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से किया था। हम लोग अभी भी करेंगे इसको, जब हम लोग ईवीएस करना शुरू करेंगे। बस कल से ईवीएस की क्लास भी शुरू हो रही है, तो कितने लोग ईवीएस की क्लास के लिए रेडी हो? एक बार यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे लग जाए कि हाँ लोग आप लोग ईवीएस की क्लास के लिए रेडी हो। एक बार यस लिख दो जितने भी छात्र ईवीएस की क्लास के लिए रेडी हो। बस इतना आपको लिखना है, ईवीएस एस, बस ऐसे लिख दो ईवीएस एस, बस मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, और जितनी भी ईवीएस की क्लास होगी बस उनको कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है, कहीं नहीं पढ़ना, ना एनसीईआरटी की बुक ढूंढना है, ना कुछ ढूंढना है। जितना भी पढ़ाऊंगा सब एनसीईआरटी बेस ही रहेगा, बस उनको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए बताइए, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 86, तो बिल्कुल 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म है यहां तक? तो झारखंड में तोरांग को हम लोग जंगल के नाम से जानते हैं। तोरांग उत्सव एक होता है, इसको जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे वहां पर बहुत अच्छे से हम लोग जो है कवर करेंगे। सूर्यमणि एक जंगल की बेटी है, उसकी कहानी है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना आपको। अभी आप प्रैक्टिस सेट करो। यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया है 87, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा छोटा करें पहले यार। चलिए, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? इसको हम लोग करते हैं, आप भी करिए अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। चलिए, मान लीजिए आपका घर यहां पर X पर है, विद्यालय Y पर से। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में। अब देखो यहां पर होता क्या है कि अगर हम डायरेक्शन बनाए तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका ईस्ट होता है। क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि पहले आप दक्षिण में 125 मीटर जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, ये हो गया 125 मीटर। ठीक है, उसके बाद पूर्व में 100 मीटर जाते हैं, तो ये पूर्व हो गया, यहां पर हम 100 मीटर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मैं धीरे धीरे बना दे रहा हूं। और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 जाते हैं, यानी उत्तर में आप चले गए कितने? 125 चले गए, यानी कि यहां पर आप पहुंच गए। और Y यहां पर है, X आपका यहां पर है, तो बीच में कितनी की दूरी है? बीच में दूरी है 100 की, तो बीच में 100 की दूरी है। और ये पूछा है Y पर अपने विद्यालय पहुंचते, Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो X आपका पश्चिम की ओर है, तो 100 मीटर ठीक पश्चिम आंसर आपका हो जाएगा। तो 87 का C जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप कॉपी पेन से आराम से करिएगा। एक क्वेश्चन आता है, ये लो एक क्वेश्चन और आ गया, इसी की कमी थी। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? देखो भैया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब सबसे पहले तो आप देखो दूरी कितनी है, तो दूरी है इसकी 1145, और समय कितना है इसको आप देखो, समय कितना लगा, तो यहां पर आप देख लीजिए समय के बारे में पहले। अब इनको आप जोड़ो, यानी 10:30 बजे नागरकोइल से चला, तो 10:30 से 10:30 यानी 24 घंटा हो जाएगा, और 10:30 से 4:30 यानी 6 घंटे, तो 24 से 30 घंटे इनकी दूरी होगी। इनको आप टाइम को आप काउंट करिएगा, टाइम को भाई 22:30 बजे से लेकर फिर आपका 22:30, यानी 22:30 से 22:30 24 घंटा हो जाएगा, और उसके बाद 22:30 से लेकर के 4:30 यानी 6 यानी 30 घंटा हो जाएगा। फिर आप इनको जब डिवाइड कर लोगे, आप डिवाइड कर लेना, तो 31 पॉइंट कुछ करके आएगा, यानी 36.1 या कुछ समथिंग ऐसे ही आता है। इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, फिर 6 से काटोगे तो 6 त्रिक 18, 4 हो जाएगा 49, 6 अठे 48, हाँ 38 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 38.5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 1145 और 22:30 से 4:30 यानी कि 30 घंटे का समय होगा। आप काउंट करिएगा इसको। 89, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होते हैं। 89,
इसमें गलत बताना। तो गलत भैया तो तुरंत नर मक्खियां, क्योंकि छत्तों में नर मक्खियां नहीं होती हैं, याद रखिएगा, बहुत कम मात्रा में होती हैं, कोई बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो 89 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से, या फिर दक्षिणी अफ्रीका से? लास्ट क्वेश्चन आज का। और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देंगे आप लोग। और अगर ईवीएस की क्लास चाहिए तो एक बार आप कमेंट में ईवीएस एस जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कल से ईवीएस की जानदार क्लास हम लोग ला सकें, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो आज हम मिर्ची के बिना जो है भोजन नहीं कर पाते हैं भैया, बताओ जल्दी से। आप मिर्ची के बिना भोजन नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ से आई है मिर्ची? तो बिल्कुल दक्षिण अमेरिका से आई। तो 90 का सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ जबरदस्त क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी आप शेयर कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।